आपको आगे काम आएगी। इसे इसके बाद शुरू करेंगे हम। तो नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रुबाई पर आधारित उसके सार को, और नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, गजल पर आधारित उसका सार। और हर गजल, हर शेर से संबंधित जो विशेष हैं, प्रश्नोत्तर हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। 10 शेर दिए गए हैं, इनको आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है आपको। तो आज हम उसके विशेष पर, उसके सार पर थोड़ा और चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो सार दिया है उसको पढ़ें, प्रतिपाद्य और सार। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गजल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। सार यह है कि इस गजल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं, और साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए उसने कहा है ना, हम हो या किस्मत हो हमारी, हम दोनों को एक ही काम मिला। और गम उसके साथ हमेशा रहा है। उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। उसको उतना ही पाते हैं जितना उसमें खोते हैं। तो जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपने प्रेमिका की याद आती है। याद आए गर्दू पर फरिश्ते, महफिल में कब आते हैं उनको, जब रिंद यानी शराबी शराब पीते हैं और जब आधी रात बीत जाती है तो उन्हें अपनी प्रेमिका की याद आने लग जाती है। अंतिम शेर में वो स्वीकार करता है कि उसकी गजलों में भी मीर की गजलों का कि मीर की गजलें बोले हैं। अंतिम शेर में ये प्रभावी पंक्तियां हैं जिसे लेखक, अरे सॉरी, शायर जो है वो स्वीकार करता है। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसा कि मैंने आपको गजल पढ़ाते हुए कहा था कि एक दो बार उन्होंने सभाओं में यह भी बात कही थी कि भाई, मैं उनसे पहले पैदा और वो मुझसे पहले पैदा हुए हैं, तो इसमें उनका दोष है, मेरा दोष थोड़ी है। अगर मेरी गजलों के शेर उनकी गजलों से मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो कहते हैं कि ये कोई नकल नहीं है, उनका प्रभाव जरूर है। अब चूंकि वो मुझसे पहले पैदा हुए तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। जिस जो भी हमें अच्छा लगता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही है। तो उन्होंने ये बात स्वीकार की है, ये अपने आप में बड़ी बात है। पहला शेर है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले हैं। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ क्या है कि नौरस नया रस, गुंचे कली कोमल, नाजुकार्थ, गिरहें बंधन, गुत्थियां गांठ यानी बू यानी खुशबू, गुलशन बाग बगीचा, पर तोलना यानी पंख फैलाकर उड़ना। तो यहाँ जो प्रस्तुत शेर है हमारी ये चीज आपको लिखनी होगी। जब कभी ऐसा पूछा जाए तो आमतौर पर आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ते हैं। हम सीधे व्याख्या पर आ जाते हैं। यहाँ कवि कहता है कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। मैंने आपको ये समझाया था। यहाँ पर विशेष पर हम ध्यान दें कि प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन है, चित्रण है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण है। गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉरी, ये प्रसाद गुण जो होता है, जब हम इसमें अ, बातों को जब हम करते हैं और इसमें, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट बच्चों है, थोड़ा सा।
हाँ तो मैं आपको 1 मिनट। हाँ हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो गुण है, ये प्रसाद गुण, ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। ठीक है बच्चों। और रुकावट के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि प्रसाद गुण यानी जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं और आसानी से हमें वो समझ आ जाए, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद मतलब आशीर्वाद भी होता है, तो उसे हम इसीलिए जब हम कुछ पढ़ें और वो हमें समझ में आ जाए, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ओज गुण होता है दूसरा। यहाँ मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, 1 मिनट। इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट में कर दूं। हाँ, तो प्रसाद गुण ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान से जरूर देखें। गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये होते हैं? कौन कौन से है देखिए। प्रसाद गुण, दूसरा होता है ओज गुण, इनके बारे में मैं आपको भी बता दूंगा, और माधुर्य गुण। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम ये 3 प्रकार के गुण जो है, ये होते हैं, किसी भी कविता में पाए जाते हैं। कोई भी कविता होगी, इसमें ये 3 प्रकार में से कोई एक गुण जरूर मिलेगा, इन 3 में से। अब क्या होता है प्रसाद गुण, जो यहाँ पर है इस पहले शेर में? प्रसाद गुण का तात्पर्य होता है जब किसी कविता को आप पढ़ें और आपको काफी हद तक आसानी से थोड़ा समझ में आ जाए, तो उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। ओज गुण, जब किसी काव्य पंक्ति में उत्साह की, युद्ध की इत्यादि, इस तरीके से उत्साहवर्धन वाली, उल्लास वाली, खुशी मनाने वाली जब बात आती है, तो वहां पर ओज गुण होता है। और ये सॉरी, ये तो माधुर्य गुण का माधुरी हो गया। सॉरी, 1 मिनट, अभी इसको सही कर देता हूं मैं। ये माधुर्य गुण है, माधुर्य। हाँ, माधुर्य गुण। जब इसमें प्रेम प्रसंग होता है, करुणा होती है, शांति होती है, तब यहाँ पर माधुर्य गुण होता है। तो इस प्रकार से 3 ये हो गए। इसी तरीके से ये बिंब, बिंब भी 3 ही है मूल रूप से। तो वैसे 4 कह सकते हो आप, आजकल प्रयोग हो रहे हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक है दृश्य बिंब, दृश्य बिंब। दूसरा है श्रवण बिंब, बिंब, ये वाला बिंब ठीक रहेगा। श्रवण बिंब, इसको भी मैं कर देता हूँ। ये इसलिए कि जो नई पद्धति है लिखने की, उसमें ये तरीका ठीक है। श्रवण बिंब और स्पर्श बिंब, जो आपकी कविता, आजकल कविताओं में देखने को मिलता है मूल रूप से। और एक है गतिशील बिंब, गतिशील बिंब। ये बड़ा जरूरी है कि आप इन चीजों को याद रखें, इसीलिए मैं आपको ये बताता रहता हूँ। ये 4 है मूल रूप से। दृश्य बिंब, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं और उसमें लिखी गई काव्य पंक्तियों के अनुसार हमें लगता है कि हम इसे देख रहे हैं, देख सकते हैं, तो वहां पर दृश्य बिंब। ओए, फिर हो, बार बार गलतियां हो रही हैं, इसको सही करते रुकिए। दृश्य, यह भूल गया इसमें। हाँ, तो दृश्य बिंब यानी जब हम किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं और उसमें लिखी गई बातें हमें लगता है कि हम उसे देख रहे हैं, तो ये दृश्य बिंब है। जैसे रुबाई में आपने देखा ना कि लुका देना, घुटनियों में पिनाती है कपड़े इत्यादि, तो वहां पर दृश्य बिंब होता है जिसे हम देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। ठीक ठीक। तो दृश्य बिंब होता है। दूसरा है श्रवण बिंब, जब हम
केवल सुन सकते हैं। जैसे उस कविता में कुछ ऐसी पंक्तियां हो जिनसे आवाज के बारे में बात कही कि घुर्र घुर्र कर रहा है, फर फर उड़ रही हैं, इत्यादि इस प्रकार की जब बातें होती हैं जिसमें आवाज सुनाई देती हो, तो उसे हम श्रवण बिंब कहते हैं। स्पर्श बिंब, जब किसी चीज को हम छू सकने का एहसास करते हैं तो वहां स्पर्श बिंब होता है। गतिशील बिंब, जिसमें गतिशीलता हो, चलने की, जैसे आपने पढ़ा था घंटियां बजाते हुए पार, पुलों को पार करते हुए, तो गतिशील बिंब वहां पर है, जो आपने पतंग कविता पढ़ी थी। जाए अलंकार, संधि अलंकार पढ़े, क्योंकि यहाँ संदेह या, देखिए, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है, या शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। एक तरीके से संदेह उत्पन्न किया गया है कि वो कली खिल रही है और उड़ने का प्रयास कर रही है, तो दोनों में थोड़ा सा संदेह है, इस अलंकार यहाँ पर है। रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार हो गया है। यानी जब भी कोई ऐसी क्रिया कविता में हो जिससे लगे कि मानव जैसी हरकत हो रही हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ये तो दो अलंकार यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में, या यूं कहें कि इस शेर में है। अगला शेर देखिए आप, अ, तारे आंखें झपकावे हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यहाँ पर अब सीधे व्याख्या पर आइए कि शायर कहता है कि रात ढल, आंखें झपका रहे हैं, इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा है सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है, अर्थात ये कह रहा है कि आप भी सो जाइए। तो इसमें विशेष क्या है, देखिए, प्रकृति का रूप चित्र किया गया है। यानी प्रकृति में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो बहुत ही जर्रा जर्रा, इसको आप जर्रा जर्रा, जर्रा यानी ज के नीचे नुक्ता लग जाएगा, बिंदी लग जाएगी, तो जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब कोई दो या दो से अधिक बार दोहराया जाता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण है, क्योंकि आमतौर पर बोलने का काम आदमी करता है। आदमी इन द सेंस पुरुष और महिला, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची। तो यहाँ पर मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि सन्नाटा बोलता ही नहीं। भाई जहां शांति वहां बोलने की बात नहीं है, तो शांति में बोलना, यानी शांति जो है वो बोल रही है। तो यहाँ पर शांति किसी का नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शांति यानी चुपचाप रहने के, सन्नाटे की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है और बोलने की बात की जा रही, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तारों का मानवीकरण किया गया है। अब देखिए, तारे आंखें झपकावे हैं, तो आंखें झपकाने का काम तो मनुष्य करता है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला शेर है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। तो यहाँ देखिए, क्या इसका दिया है व्याख्या, जबकि मैं समझा चुका, फिर भी एक बार आप समझ लें कि शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ, तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर, यानी जैसे मैंने कहा निठल्ला, वो सोच करके जल आती होगी। यहाँ पर देखिए, निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। अकर्मण्यता यानी काम न करने भावना, किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए, यहाँ पर जरूर दीजिएगा। कहना उर्दू की पहचान है, जैसे आपको भोजपुरी इलाकों में और उर्दू में भी हम कहा जाता मैं की बजाय। अगला है शेर, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। पर्दा यानी रहस्य, कोई मेरे बारे में बताता है तो ये जाहिर सी बात है वो अपनी बुराई कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है। कहता है संसार में कुछ लोग उस नाम करना चाहते हैं, ऐसे निंदकों के लिए कभी कामना करता है कि वे केवल ये बात समझ सके कि वे मेरी जो बुराइयां संसार में सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। मेरा खोलने की बजाय आपका
खोल रहे हैं। और देखिए हम जब किसी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं ना, तो ये जो 3 उंगलियां हैं, अंगूठे को इसमें काउंट नहीं किया जाता क्योंकि इसकी दिशा बिल्कुल अलग तरीके से होती है। हम जब मुट्ठी बांधते हैं ऐसा करते हैं तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है। इसलिए इन 3 उंगलियों को की गणना की जाती है। जब हम ये उंगली किसी तरफ ऐसे इशारा करते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ इशारा करती हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम अपने ही बारे में बता रहे हैं कि भाई हम ऐसे ही हैं, हम लोगों की निंदा करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं। तो समझदार आदमी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता है आज ये उसकी बुराई कर रहा है, कल मेरी बुराई करेगा। यहाँ भी गजल छंद है। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है, भाषा में प्रवाह है। अगला शेर देखिए कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी बोले। पूरे विवेक के साथ, बदरुस्ती होशो हवास यानी पूरे विवेक के साथ। तो क्या है व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नजरों में पागल होता है आमतौर पर। और ये बात भी काफी हद तक सही है। यहाँ भी गजल छंद आप जरूर, मतलब हर शेर में गजल छंद जरूर लिखिए, एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है और गजल छंद है। अगला शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। पासे अदब यानी लिहाज करना, सम्मान करना। और सबसे छिपा के दर्द के मारे चुप के रोले हैं। यहाँ देखिए व्याख्या है कि कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारे गम का मुझे पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशा यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा देखिए, एक लाइन ये उर्दू मिश्रित हिंदी और गजल छंद, ये 2 लाइनें लगभग हर गजल के साथ आएंगी। तो ये 2 लाइनें आपकी फिक्स हैं। चुपके चुपके में पुनरुक्ति, वही शब्द 2 या 2 से अधिक बार। गजल छंद वियोग श्रृंगार रस है। जब प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ जाते हैं तो श्रृंगार रस का दूसरा हिस्सा यानी वियोग श्रृंगार एक होता है। चलिए वहीं चलते हैं पहले। ये वियोग श्रृंगार, जो वियोग श्रृंगार है यानी जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो होता है संयोग श्रृंगार यानी मिलना, और जब बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसका आप जरूर ख्याल रखेंगे। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या कि कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वो उतना ही प्रेम पाता है। ये खास बात है। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य है, यानी कबीर ने भी ऐसी बातें कही हैं, इसलिए भाव साम्य है यहाँ पर। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला राह किनारे बैठ। यानी जैसा आप खोजेंगे वैसा ही पानी वैसा ही पाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब गहरे पानी पैठ यानी गहराई में जा करके डुबकी लगाएंगे आप, तभी आपको वह चीजें मिलेंगी। इनके एक दोहे में कहा गया है ना कि जो समुद्र में डूबता है ना वो मोती लेकर के आता है, और जो किनारे बैठता है वो खाली सीपियों को गिनता रह जाता है। ये कबीर जी ने कहा। तो इसलिए यहाँ साम्य है। खोकर पाने में विरोधाभास है, भाई जब खो ही लिया तो पाएंगे क्या। लेकिन ऐसा समाज में होता है, तो विरोधी बातें होती तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। उर्दू में सितहिंदी का प्रयोग, गजल छंद, ये हर एक में आ ही जाएगा इसको। अगला शेर है, आबो ताब अशार न पूछो की आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो देखिए जगमग बैंतो यानी शेर यहाँ पर बताया गया है। आबोताब यानी चमक दमक। तो इसमें विशेष क्या है, व्याख्या देख लीजिए एक बार, चलिए फिर से। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए।
अर्थात ध्यान से देखना चाहिए, मेरे सिरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है ना कि मैं रोता हूं तुम कहते हो छंद बहाना है। तो ये जो बातें हैं कवि की दार्शनिक बातें, फिलॉसफी बातें हैं। वो कहता कि जब भी मेरे आंसू छलकेंगे वो मेरी रचना में स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, वो मेरी पीड़ा होगी। वो पीड़ा उस काव्य को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करती है जो यहाँ पर कवि के साथ है। मैं आपको बता दूं कि फिराक गोरखपुरी के जीवन में ज्यादातर कष्ट ही रहा। उनको अपने मन पसंद से कुछ मिला नहीं, तो दुख काफी रहा उनके जीवन में, जो उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में उभर करके सामने आता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। तो यहाँ किस कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बनाया। विरह यानी बिछड़ना, जब हम अपने किसी प्रिय से बिछड़ जाते हैं तो उसको काव्य का आधार बना लिया। बच्चन ने भी कहा, देखिए मैं भी आपको वही पंक्ति कह रहा था, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बना। दोनों ही कवि समकालीन कवि, दोनों ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे गर्व होता है। और वह उस विश्वविद्यालय ने बहुत सारे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के और बहुत सारे कवि, शायर, लेखक, वैज्ञानिक दिए हैं। आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स दिए हैं बहुत सारे। तो गर्व होता है यह सुन करके, समझ करके, पढ़ करके। यह मोती रोले विरह का व्यक्त करता है। विरह यानी बिछड़ने की याद, रोना। आंखें रखना तो मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया। आबोताब में अनुप्रास अलंकार है। आबोताब यानी ब की आवृत्ति है यहाँ पर, देखिए इसलिए अनुप्रास है। वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर भी। आ, वियोग श्रृंगार रस नहीं, अलंकार होना चाहिए। यह गलत है, इसको हम सही करते हैं। वियोग श्रृंगार अलंकार। नहीं नहीं, सॉरी, रस ही है, मैं गलत कर गया। ये क्या हो रहा है आज। हाँ, तो मैं आपको बताया था मैंने अभी ऊपर कि जब बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है और जब मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है। चलिए अगला शेर है 9वां। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रिंदो यानी शराबी, अंजुमने मैं यानी शराब की महफिल। रात गए गर्दों पे फरिश्ते, गर्दों आसमान, फरिश्ते यानी देवदूत, बाबे गुनह यानी पाप का कच्चा चिट्ठा खोले हैं। यहाँ पे कर देते हैं, बोले कि कि व्यक्ति प्रिय, तुम वियोग के समय ही इस तरीके से याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। विरहावस्था का सुंदर चित्रण किया गया, यानी बिछड़ने का। अंजुमने में रिंदो, गर्दू, फरिश्ते, बाबेगुन आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग है। गजल छंद है। माधुर्य गुण है, जब प्रेम होता है तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। मैंने आपको 3 प्रकार के गुण बताए थे। कौन सा? प्रसाद गुण, जब बात आसानी से आपको समझ में आती है तो प्रसाद गुण। ओज गुण, जहां उल्लास, उत्साह, युद्ध इत्यादि वीरता की बात की जाए। माधुर्य गुण, जहां पर प्रेम है, श्रृंगार है, करुणा है, वहां पर माधुर्य गुण है। तो इससे पहले वाले शेर में भी आप माधुर्य गुण लिख सकते हैं। वियोग श्रृंगार, जहां जहां पर ये श्रृंगार की बात की गई है वहां पर भी आप माधुर्य गुण लिख सकते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 10वां शेर है कि सदके फिराक एजाज सुखन, कि कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोली हैं। तो देखिए कवि क्या कहता है कि फिराक, कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गजलों के शब्दों में तो हमें मीर कवि की गजलों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। ये भाव है यहाँ पर। विशेष क्या है, कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। गजल छंद है। उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना। गेयता है, गेयता यानी गाने योग्य है यह। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये हमारी गजल के जो विशेष
संदर्भ है वो समाप्त होते हैं, और इसी के साथ यह काव्य जो पाठ है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।